एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद बच्चों के मन में एक थॉट है कि अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, क्या क्या करें, आगे करें क्या। तो देखो, दो कैटेगरीज हैं यहाँ पर। एक वो जिनका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो गया है, वो जाहिर सी बात है वो मेंस पर फोकस करेंगे और मेंस ओरिएंटेड अपनी अप्रोच के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और एक वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने इस बार प्रीलिम्स दिया लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार प्रीलिम्स उनका क्लियर नहीं हुआ। प्रीलिम्स क्लियर ना होने की तमाम वजहें हो सकती हैं। इसके पहले मैंने एक और क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था कि क्यों प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे। उसको आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अब आज की स्थिति में चाहे आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ हो या ना हुआ हो, मुद्दा यह है अगर आप इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जरूरत इस बात की है कि अब आप मेंस अप्रोच स्टडी पर फोकस करें और रेगुलर बेसिस पर जीएस 1 2 3 4 एंड देन उसके बाद पेपर 5 6 की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलर करें। दृष्टि आईएएस में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वैभव शिवहरे। दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं जीएस 1 से। ठीक, जीएस 1 के सिलेबस से आप बहुत अच्छे तरीके से रूबरू हैं, सिलेबस से परिचित हैं आप। और जीएस 1 के सिलेबस में जो मुख्य जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी की मेंस आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो हिस्ट्री वाला सेगमेंट तो आप हिस्ट्री वाले सर आपको एक सेशन लेंगे, उसमें आपको डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री के लिए क्या आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बट माय सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑल्सो। तो इस सब्जेक्ट में जीएस 1 में हम फोकस करेंगे किस पर? ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी की जो यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं, उसकी क्या आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस प्रकार से अपना आंसर बेहतर लिखना है। तो अब देखिए, चाहे वो जीएस 1 की बात हो दोस्तों, चाहे वो ज्योग्राफी की बात हो या हिस्ट्री की बात हो या फिर पॉलिटी की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आंसर राइटिंग करने का जो तरीका है वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर है सभी सब्जेक्ट में। तो अगर आपने एक बार सही तरीके से उस अप्रोच को पकड़ लिया कि कैसे आपको 2 नंबर वाला उत्तर लिखना है, कैसे 7 नंबर का लिखना है और कैसे 10 नंबर का लिखना है, तो वो फॉर्मूला आप बाकी सभी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। ये बात बिल्कुल सही है कि हर सब्जेक्ट का नेचर अपना अलग अलग है। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए 10 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है और ज्योग्राफी में मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु का वर्गीकरण कीजिए या कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण कीजिए। तो कोपेन का मॉडल आप जब बता रहे होंगे इसमें, तो साथ साथ में अगर आप उसने इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा तो आप भारत का मैप बनाएंगे और एमपी के कंटेक्स्ट में पूछा तो आप एमपी का मैप बनाएंगे। ज्योग्राफी बाकी सब्जेक्ट से कैसे अलग है आंसर राइटिंग? पॉलिटी में या हिस्ट्री में आपके पास डायग्राम बनाने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में आप एग्जांपल्स का बहुत यूज कर सकते हैं, आर्टिकल्स का बार बार यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अपने आंसर को अगर आपको और अधिक ऑथेंटिक बनाना है, एक जनरल देखो आंसर होगा ना, सामान्य उत्तर होगा, जनरल आंसर होगा, तो उसमें आपको नंबर भी सामान्य ही मिलेंगे। अपने आंसर को अगर आप बेहतर ढंग से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो जरूरत इस बात की उसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, एग्जाम्पल्स, ये सभी चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए। इस समय जो है द न्यू सीजन सेल चल रही है जिसमें अप टू 50% ऑफ है सभी पीसीएस कोर्सेज पर। अगर आप एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये कोर्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में अवेलेबल है। लाइव ऑनलाइन क्लासेस हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपको कुछ भी इंक्वायरी लेनी है, कुछ पूछना है तो 87501 पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, पीसीएस एग्जाम्स के सभी कोर्सेज पर आपको ये डिस्काउंट इस समय चल रहा है। आइए वापस आते हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले दोस्तों 2 मार्कर क्वेश्चन से, फिर देखेंगे 7 मार्कर क्वेश्चन। पहले 5 था, अब वो 7 हो गया है। और फिर उसके बाद देखेंगे 10 मार्कर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, अगर आपके पास मेंस की कॉपी नहीं है, मेंस की कॉपी का मतलब आयोग जो फॉर्मेट उपलब्ध कराता है वो फॉर्मेट वाला कॉपी नहीं है, तो कॉपी परचेज कर लीजिए या फोटोकॉपी करा लीजिए उन पेजेस की। क्योंकि अगर आप यूं ही किसी कॉपी में आंसर लिख रहे हैं उसका कोई सेंस नहीं है, कोई उसकी वर्थ नहीं है। क्योंकि आयोग जो कॉपी प्रोवाइड कराता है उसी कॉपी में आपको अपना आंसर लिखना है। तो हम मेहनत उसके लिए करें, उस दिशा में मेहनत करें जो आयोग की रिक्वायरमेंट है ना। तो ज्योग्राफी की हम बात करेंगे सबसे पहले। पेपर 1 का पार्ट बी है ये ज्योग्राफी। और दोस्तों इस पेपर 1 के पार्ट बी में हम शुरुआत करेंगे 2 मार्कर क्वेश्चन से। अच्छा, साथ साथ मैंने क्या किया है यहां पर 2 मार्कर क्वेश्चंस में 2018 से लेके हम बात करेंगे 2 मार्कर क्वेश्चंस की। उसके बाद हम बात करेंगे 2 मार्कर क्वेश्चन एंड देन उसके बाद 7 मार्कर क्वेश्चंस एंड देन उसके बाद आएंगे आपके 10 मार्कर क्वेश्चन, 2, 7 एंड 10।
ठीक, 2, 7 एंड 10। तो 2, 7 एंड 10 में सबसे पहले हम बात करेंगे 2 मार्कर क्वेश्चंस की। और इस सेशन में मैंने 2018 से लेकर 2024 तक के जो PYQ हैं उनको भी इस वीडियो में शामिल किया है, ताकि आपको ये पता चले कि PYQ अगर आप ठीक सही तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको इस बात का काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि आयोग की अप्रोच क्या है। देखो, अगर तुम मेंस में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है कि आयोग की अप्रोच के साथ आपको सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा कि आयोग 2 मार्कर क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, 7 कैसे पूछ रहा है, या फिर 10 मार्कर क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, वो किस टॉपिक से उसने बार बार क्वेश्चन पूछे, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत लंबे समय से आयोग के क्वेश्चंस में स्किप्ड है, मेंस में नहीं पूछा गया, तो हो सकता है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। थीम क्या है आयोग के क्वेश्चन पूछने की, मेंस की थीम क्या है पर्टिकुलर टॉपिक में, चाहे वो मध्य प्रदेश की भूगोल की बात हो या फिर भारत के भूगोल की बात हो। तो 2 मार्कर क्वेश्चन, 7 मार्कर एंड 10 मार्कर क्वेश्चन। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे 2 मार्कर क्वेश्चन में। जो पहला आप देखोगे ना, अपना सिलेबस तो आपको पता है ही है, तो आप देखेंगे सिलेबस में 2 मार्कर में पुराण काल में वर्णित सप्तद्वीपों के नाम क्या है। ये क्वेश्चन पूछा उसने 2024 में। 2024 में उसने क्वेश्चन पूछा कि पुराण काल में वर्णित सप्तद्वीपों के नाम क्या है। अब देखो, ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो पुराण काल में वर्णित जो सप्तद्वीपों के नाम है, आपको केवल उन द्वीपों के, सप्तद्वीपों के 3 नाम आप बता दीजिए, पुराण काल में जो भी नाम है ना। क्योंकि पहला टॉपिक यही लिखा ना, आप देखोगे प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, या आप देखोगे तो इस टॉपिक से 7 मार्कर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ना। इस टॉपिक से हम पहला टॉपिक ले रहे हैं, कौन सा दोस्तों? पहला टॉपिक है प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान। अब प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान से 2 मार्कर में एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, आपको 3 नाम बताने। अभी मैं आपको कुछ आंसर्स लिख के भी बताऊंगा, जहां मुझे लगेगा कि रिक्वायर्ड है और इंपॉर्टेंट है, वहां मैं आपको आंसर्स बताऊंगा कैसे फ्रेम भी करना है। और उसके बाद आप देखोगे तो इस टॉपिक से ना तो 2 मार्कर में कोई क्वेश्चन है, ना ही 10 मार्कर में कोई भी प्रश्न पूछा गया है। 2 मार्कर और 10 मार्कर में कोई भी प्रश्न यहां पर नहीं पूछा गया है। तो क्लैरिटी मिल गई ना कि सर जी, जो पहला वाला अपना टॉपिक है, पहला वाला टॉपिक है पिछले 7-8 सालों में प्राचीन भारत के भौगोलिक ज्ञान से केवल 2 मार्कर क्वेश्चन पूछे गए। 7 मार्कर, 10 मार्कर में ऐसा कोई स्पेशल क्वेश्चन यहां से देखने को नहीं मिला। तो अब इस टॉपिक को जब हम प्रिपेयर कर रहे होंगे तो हमारी अप्रोच क्या होगी दिमाग में? इसलिए मैंने बोल रहा हूं ना कि PYQ का एनालिसिस बहुत जरूरी है। PYQ का एनालिसिस बताता है कि आयोग किस सेगमेंट से कितने नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है। जब मैं मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूंगा तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि 2 मार्कर इस वाले टॉपिक को पढ़ते वक्त एक तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी और फिर मेंस ओरिएंटेड तैयारी में इस बात का मैं विशेष रूप से ध्यान रखूंगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, उस हिसाब से मैं इसको तैयार कर लूंगा। इसी प्रकार से जैसे आप दूसरा टॉपिक देखोगे तो ये वाला है। अब ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब सबसे ज्यादा तो इंडियन ज्योग्राफी में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो यही है ना, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भू आकृतिक या भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत का भौतिक विभाजन में जिसमें हिमालय है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, उत्तर का विशाल मैदान, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इधर आप देखोगे तो भारत के प्रमुख भू आकृतिक भौतिक विखंडन, हिमालय पर्वत, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया और पेनिनसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय भारत का पठार। वलित पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है? अब देखोगे वलित पर्वतों का क्वेश्चन पूछा 2023 में। 2023 में उसने क्वेश्चन पूछा कि वलित पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आप केवल एक शब्द में लिख कर आ जाएंगे कि वलित पर्वत का पालना किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि दक्कन का पठार किस भूगर्भिक प्रक्रिया से निर्मित है? 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, आगे देखते हैं। फिर उसका 7 मार्कर है। तो पहले आप इधर देखो जरा, अगर हम पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें कि दक्कन का पठार किस भूगर्भिक प्रक्रिया से निर्मित है, तो आप दक्कन के पठार की भूगर्भिक प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। तो आप जाहिर सी बात है कि आप बताओगे सर दक्कन का पठार दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन कौन से किससे निर्मित है? तो आप बोलेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि दरारी, दक्कन के पठार की बात हो रही है ना, तो आप बोलिएगा सर कि दरारी ज्वालामुखी, दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से निर्मित है। पहला पॉइंट दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से निर्मित है ना। दूसरा पॉइंट आप क्या बोलोगे सर? दूसरा, चूंकि ऐसा नहीं है कि आप केवल इतना ही लिख के आ जाएंगे, पूछा है दक्कन का पठार किस भूगर्भिक प्रक्रिया से निर्मित है, तो दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन। ठीक है, दूसरा आप बताएंगे बेसोल्टिक लावा का प्रवाह, बेसोल्टिक लावा का प्रवाह।
और ये शब्द जरूर लिखिएगा, दरारी, क्योंकि यहां पर होने वाला उद्भेदन कौन सा हुआ है, फिशर इरप्शन हुआ है, दरारी उद्भेदन हुआ है। सुन रहे बात, फिशर इरप्शन हुआ, दरारी उद्भेदन हुआ, तो दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन। फिर दूसरा आप लिखेंगे बेसाल्टिक लावा का प्रभाव। एक चीज याद रखना, 2 मार्कर क्वेश्चन में सेंटेंस को पूरा करने की आपके पास कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि 2 मार्कर क्वेश्चन में आपको सेंटेंस पूरा करने की कोई बाध्यता नहीं है। आप कीवर्ड्स भी लिख के आएंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, कई बार बच्चे मेरे पास कॉपी लेके आते हैं, बोलते हैं सर हमने सब लिखा है लेकिन मुझे 2 में से 1.5 नंबर ही मिले, 2 में से 1 नंबर ही मिले। तो आपने इसका मतलब जो इंपॉर्टेंट है उस इंफॉर्मेशन को मिस किया है, तभी आपको इवेल्युएटर ने 2 में से 2 नंबर नहीं दिए। ठीक भाई, चूंकि ध्यान रखना 2 मार्कर एक ऐसा सेगमेंट है, यहां से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, यानी इसका वेटेज 30 मार्क्स का है, 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहां से। और अगर 15 क्वेश्चन पूछ रहा है कमीशन आपसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सेगमेंट है हाईली स्कोरिंग है, मतलब अगर आपको आता है तो बहुत अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं और 2 में से 2 नंबर आप ला सकते हैं। समझ में आ रही बात क्या, 2 में से 2 नंबर आप पूरे ला सकते हैं कि दक्कन का पठार किस भूगर्भीय प्रक्रिया से निर्मित है, दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन प्रक्रिया से निर्मित है। ठीक है, और तीसरा आप बता सकते हो कि दक्कन के पठार है, क्योंकि ये सब आपको कितनी देर में करना है, 2 मार्कर मींस 1 मिनट। 2 मार्कर का मतलब क्या है, 1 मिनट में आपको आंसर लिखना है, या आप कई लोगों से पूछेंगे तो हो सकता है कह दे कि सर 50 सेकंड में आंसर लिखना है, तो 1 मिनट 50 सेकंड, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आप बता सकते हो उसमें राज्यों के नाम की दक्कन का पठार कहां है, या आप बता सकते हो कि किस भूगर्भीय प्रक्रिया से निर्मित है। और अगर आप इसमें कालखंड बता देते हो कि सीनोजोइक के अंतर्गत, सीनोजोइक के अंतर्गत क्रिटेशियस काल में निर्मित, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सीनोजोइक, तो सीनोजोइक के अंतर्गत क्रिटेशियस काल में निर्मित हुआ है। तो ये बेसिक बात हो गई, तो 3 पॉइंट्स आपने बता दिए। आप समझ गए ना 2 मार्कर को कैसे अप्रोच करना है, 2 मार्कर कैसे लिखना है। ठीक, इसी के साथ आप देखोगे जैसे यहां 7 मार्कर क्वेश्चन है। अब विश्व का सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, 2023 में पूछा गया, विश्व के प्रमुख सुषुप्त ज्वालामुखी कौन से हैं बताइए। तो अब आपको, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने कितने नंबर में, 7 नंबर में, 7 नंबर में, विश्व के प्रमुख सुषुप्त ज्वालामुखी कौन से। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, तो ये पुराना क्वेश्चन, अब ये यहां से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, तिब्बत के पठार पर लघु टिप्पणी कीजिए, तिब्बत के पठार पर लघु टिप्पणी कीजिए, ये आपको 7 नंबर में लिखना है। तो तिब्बतन प्लेटू के बारे में आपको पूरा बताना पड़ेगा। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 3.5 मिनट का समय। कितनी देर का, 3.5 मिनट का समय। 3.5 मिनट में आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ज्वालामुखी कैसे बनता है, अगला क्वेश्चन उन्होंने 2021 में पूछा कि ज्वालामुखी कैसे बनता है। अगेन ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में हालांकि इसको पढ़ा जाता है, लेकिन आप चूंकि इंडिया में भी आप देखोगे तो अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी द्वीप हैं। ठीक है, अपक्षय के 3 प्रधान कारक क्या है, व्याख्या कीजिए। पहले इस क्वेश्चन को, तिब्बत के पठार पर लघु टिप्पणी करना है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, 3.5 मिनट में आप इसका आंसर ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं तिब्बत के पठार पर लघु टिप्पणी कीजिए। ठीक, तो आपको तिब्बत के पठार की अवस्थिति, सबसे पहले क्या बताएंगे इसमें आप, अवस्थिति। ठीक, दूसरा तिब्बत के पठार का निर्माण। ठीक, और तीसरा तिब्बत के पठार में प्रमुख जो वहां पर विशेषताएं हैं, उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं ये बता दीजिए आप। ज्वालामुखी कैसे बनता है, तो आपको बताना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में पहले ज्वालामुखी का डेफिनेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, कि पृथ्वी के गर्भ में मेंटल में मौजूद मैग्मा चैम्बर से निकलने वाले मैग्मा का धरातल पर आकर फैल जाना, जिसको हम लावा कहते हैं, उससे ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ठीक, अब ज्वालामुखी में 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक तो विस्फोटक उद्भेदन होता है और एक दरारी उद्भेदन होता है। ठीक है, विस्फोटक और दरारी उद्भेदन से अलग अलग ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरी बात, एक बात इसमें जब आप बताएंगे निर्माण कैसे होता है, तो आप बताएंगे सर
प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत, ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, अपसारी और अभिसारी, अपसारी और अभिसारी प्लेट संचलन के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। इसमें से आप बताएंगे अपसारी संचलन, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो दरार से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। यहां से बनने वाले ज्वालामुखी संभवतः शांत होते हैं, दरारी उद्भेदन होता है। और जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो उनके टकराने के परिणाम स्वरूप एक विस्फोटक उद्गार देखने को मिलता है। वो किसके परिणाम स्वरूप है? अभिसारी। तो अपसारी और अभिसारी सीमाओं पर आपको ज्वालामुखी उद्भेदन देखने को मिलेगा। अधिकांशतः विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी कहां मिलेंगे आपको? अभिसारी सीमाओं पर। अपक्षय के 3 प्रधान प्रकार बताइए। अब अपक्षय के 3 प्रधान प्रकार 2020 में, ये अगेन वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय, 3 प्रकार के अपक्षय होते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें 10 मार्कर में क्या क्वेश्चन पूछा, तो इस चैप्टर से 10 मार्कर में भी पर्याप्त क्वेश्चन पूछे। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भौगोलिक विवरण दीजिए। ध्यान रखना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रायद्वीपीय भारत के पठार का, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप इस बात को सुन लीजिए और अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए कि आपको प्रायद्वीपीय भारत का पठार प्रॉपर बनाना है पूरा। ये इस प्रकार से आप प्रायद्वीपीय भारत का पठार बनाएंगे और प्रायद्वीपीय भारत के पठार में उसका आपको भौगोलिक विवरण पूछ रहा है आपसे, तो आप सभी बातों को बताएंगे। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत के पठार में यहां पर आप देखते हैं तो ये है अरावली, बीच में विंध्यन है, सतपुड़ा है, यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का, इधर आप देखोगे तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पर बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार, ये तुम्हारा पूरा दक्कन ट्रैप हो गया। ये सारी चीजें जो इसके अंदर है ना मौजूद, वो सब आपको बताना है। तो केंद्रीय उच्च भूमि में क्या क्या शामिल है, प्रायद्वीपीय भारत पठार के प्रमुख पर्वत कौन कौन से और पठार कौन कौन से, ये सारी बातें आपको बतानी। बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, विंध्यन, सतपुड़ा, अरावली और दक्कन का पठार, इन सब के बारे में 3-3, 4-4 इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिखनी है और मैप तो अनिवार्य रूप से बनाना है। देखो 10 मार्कर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? 10 मार्कर क्वेश्चन मतलब आपके पास कितने मिनट है? आपके पास लगभग 8.5 मिनट है। और कितने शब्दों में आपको आंसर लिखना है? 200 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। आपके पास इस आंसर को लिखने के लिए कितने पेजेस दिए हैं कमीशन ने? तो इस आंसर को लिखने के लिए कमीशन ने आपको 3 पेजेस दिए हैं। उन 3 पेजेस में आपको अपना, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 पेजेस दिए हैं। उन 2 पेजेस में आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है। 10 मार्कर क्वेश्चन में आपको 2 पेजेस मिले हैं, उन 2 पेजेस में आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है। सुनना है मेरी बात को ध्यान से क्या? ठीक, तो डायग्राम बनाइए, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पहले विभाजन बता दीजिए, ठीक, पर्वत बता दीजिए, केंद्रीय उच्च भूमि बता दीजिए एवं पठार बता दीजिए, ठीक, और उसको फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिए। लेकिन शुरुआत आप कहां से करेंगे? शुरुआत आप सबसे पहले करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठार का। भले ही उसने भौगोलिक विवरण पूछा है, भौगोलिक विवरण मतलब उसका एक प्रकार से आपको भौतिक विभाजन पूछ रहा है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार में क्या क्या मौजूद है। निर्माण जरूर बताइएगा। आप लोग बोलते हैं ना कि सर हमें यूजुअली बच्चों को इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने में दिक्कत आती है जब 10 मार्कर क्वेश्चन की बात आती है ना। तो ज्योग्राफी में अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भौगोलिक विवरण दीजिए। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा 10 नंबर में। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करोगे आप? इस क्वेश्चन की शुरुआत में सबसे पहले आप पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण कैसे हुआ है ये आप बताएंगे कि सर प्रायद्वीपीय भारत का पठार का निर्माण मीसोजोइक काल के अंतर्गत ट्रियासिक में हुआ। दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बेसोल्टिक लावा का उद्गार हुआ और यहां पर पठारी नुमा संरचना बन गई। ये आपसे 3 लाइन का लगभग आपने 3-4 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखा। पैराग्राफ चेंज करिएगा और पैराग्राफ चेंज करके आप इसका विभाजन बताइएगा, भौगोलिक विभाजन, कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार में आप बताएंगे अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। फिर दूसरा सेक्शन केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है, जहां पर आपको पठारी क्षेत्र मिलते हैं, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार। और उसके बाद अन्य पठार में छोटा नागपुर पठार, दक्कन की ट्रैप, ठीक है, दक्कन का पठार, मेघालय में उच्च भूमि, ये आप बताइएगा। और उसके बाद इन सबको आप 2-2, 3-3 लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम बनाना इस क्वेश्चन में जरूरी है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, और उसका डायग्राम जरूर बनाइएगा। 10 मार्कर क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बनाइए जहां रिक्वायर्ड है, ठीक। भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण कीजिए। किसके आधार पर दोस्तों?
भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर 2023 में क्वेश्चन पूछा है ना, भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वत बनते कैसे हैं? पर्वत तो कई प्रकार के हैं, पर्वत तो कई प्रकार के, जैसे आपने देखा कि पृथ्वी के अंदर में लगने वाले बल, एक तो है कौन से बल? अंतर्जात बल, अंतर्जात बल, एंडोजेनिक फोर्सेस। और इस अंतर्जात बल में आप देखोगे तो एक अंतर्जात बलों में एक लगता है तनाव मूलक बल, ठीक है, तनाव मूलक बल। इन तनाव मूलक बल की वजह से किस प्रकार के पर्वत बनते हैं? भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है, जिसको आप ब्लॉक, इसी से ही ब्लॉक पर्वत बनते हैं, ठीक। और एक लगता है बल, कौन सा दोस्तों? लगता है संपीड़न बल। संपीड़न बल ये क्या है? पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया, ओरोजेनेटिक प्रोसेस, ये संपीड़न बल है। संपीड़न बल में किस प्रकार के पर्वतों का विकास होता है दोस्तों? वलित पर्वतों का विकास होता है। तीसरा आप देखेंगे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाले पर्वत। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से आपस में टकराती हैं या दो प्लेटें एक दूसरे से क्या होती हैं? दूर जाती हैं, तो भी क्या होता है? ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। और इस ज्वालामुखी उद्भेदन से निकलने वाला जो मैग्मा है, मैग्मा वो कैसा? वो ऐसी शंक्वाकार आकृति बनाता है और पर्वतों का विकास। जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एट एनी कॉस्ट, हर हालत में आपको हर पर्वत के एग्जाम्पल जरूर बताने हैं। जब आप वलित पर्वत बता रहे होंगे तो आप हिमालय पर्वत का एग्जाम्पल ना दें, ऐसा हो नहीं सकता। जब आप भ्रंश पर्वत बता रहे होंगे तो सतपुड़ा का एग्जाम्पल दें, विंध्यन पर्वत का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। भ्रंश कगार का एग्जाम्पल कौन सा है? वेस्टर्न घाट पर्वत है। जब आप ज्वालामुखी पर्वतों की बात करें तो भारत में कोई ज्वालामुखी पर्वत आपको दिख नहीं रहा है, तो दुनिया के अन्य कोनों में तो ज्वालामुखी पर्वत है। जैसे आप एंडीज पर्वत का एग्जाम्पल यहां पर दे सकते हो, एंडीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन। जापान का जो फ्यूजियामा है वो भी वॉल्केनिक माउंटेन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण, कैसे कैसे पर्वत बने हैं वो आपको बताना है दोस्तों। ये वाला जो क्वेश्चन है, हिमानीकृत अपरदनात्मक स्थल रूपों का वर्णन कीजिए, ये वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बेसिकली इसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे, ये पहले सिलेबस में था बिकॉज 2021 में पूछा है। अगेन, ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब आपके सिलेबस में ये नहीं है, क्योंकि 2023 के बाद सिलेबस चेंज हुआ, मतलब हमारे पास नया सिलेबस कब आया? दिसंबर के महीने में 2023 में हमारे पास नया सिलेबस आया, और उस नए सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी को समाप्त कर दिया। कितनी बड़ी विडंबना है, सोचो आप, एमपीपीएससी के सिलेबस बनाने वालों की, जिन्होंने ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी को सिलेबस से ही खत्म कर दिया। अब आप सोचिए, क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी को ठीक प्रकार से समझे बिना, जिसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी पढ़ते हैं, क्या उसको समझे बिना हम वर्ल्ड ज्योग्राफी ठीक से इंडियन ज्योग्राफी को ठीक से समझ सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। बीइंग अ टीचर, मुझे अगर भारतीय मॉनसून को ठीक से समझाना है, भारत की जलवायु को अगर ठीक से समझाना है, तो उसके पीछे आपका जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बट क्लाइमेटोलॉजी इज नॉट इन योर सिलेबस। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ के अपना स्कोर करके एसडीएम बन सकते हैं, ठीक है। तो 10 मार्कर क्वेश्चन में आपको डायग्राम जरूर, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन, नाउ लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का वर्णन कीजिए। अब कई लोग ना पढ़ने में ही गलती कर देंगे, वो सिर्फ इतना, उनको ये क्वेश्चन इतना आसान लगेगा कि वो इस क्वेश्चन को देखते ही क्या बोलेंगे कि हिमालय का विभाजन, वो प्रादेशिक पूछा है कि भौतिक पूछा है, इस बात पर गौर ही नहीं करेंगे, तो बताना शुरू कर देंगे ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालय। एग्जामिनर देखेगा, काट देगा, कहते ये तो तुमसे पूछा ही नहीं हमने। वो तो आपसे हिमालय का क्या पूछ रहा है? वो तो आपसे हिमालय का रीजनल डिवीजन पूछ रहे हैं ना भाई, क्षेत्रीय विभाजन पूछ रहे हैं ना हिमालय का आपसे। और क्षेत्रीय विभाजन किसने दिया? तो क्षेत्रीय विभाजन दिया सिडनी बुरार्ड ने, ठीक। एक और क्वेश्चन 10 मार्कर में हम डिस्कस कर सकते हैं, और कैसे इसको लिखना है इसको समझ सकते हैं। 2021 में एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का वर्णन कीजिए। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिए, मतलब एक और लॉन्ग आंसर हम डिस्कस कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं।
जो 200 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन क्या है, पीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का वर्णन कीजिए। रीजनल डिवीजन पूछ रहा है आपसे, तो पहले तो ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यहां पर आपसे फिजिकल डिवीजन नहीं पूछा उसने हिमालय का। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से आपने नहीं पढ़ा और आपने बताना शुरू कर दिया ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और फिर शिवालिक, आंसर गलत हो जाएगा आपका। बिकॉज आपसे रीजनल डिवीजन पूछा उसने, और रीजनल डिवीजन देने वाले वैज्ञानिक का नाम है सिडनी बुरार्ड। और दोस्तों इन्होंने जो विभाजन बताया ना, वो किसके आधार पर बताया, नदियों की सीमाओं के आधार पर, है ना। सबसे पहला थंब रूल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप सबसे पहले तो आप हिमालय का मैप बनाएं और उसमें रीजनल डिवीजन जरूर बताएं। आप बताएंगे सर सिंधु से सतलज तक आपका कश्मीर या पंजाब हिमालय है, सतलुज सिंधु से सतलज तक, सतलुज नदी से काली नदी तक आप बताएंगे कि कुमायूं हिमालय है, काली से तीस्ता तक बताएंगे कि नेपाल हिमालय है, और तीस्ता से फिर लास्ट में ब्रह्मपुत्र तक जो आपका हिमालय है जिसको हम असम हिमालय कहते हैं, दिहांग नदी तक जो है उसको हम असम हिमालय कहते हैं। इसमें जो नेपाल हिमालय है सबसे बड़ा है। चारों हिमालय का आप क्लासिफिकेशन बताइए और हर एक के बारे में आप 3-3 4-4 जो उसके फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, वहां पर अगर हिमानी पाई जाती है उसके बारे में बताइए, ग्लेशियर्स के बारे में बताइए, घास के मैदान बताइए, नदियां बताइए, दर्रे बताइए, ये सब आप बताइए और आप अपना आंसर 8-8.5 मिनट में कंप्लीट कीजिए। डायग्राम जरूर बनाइए, क्लासीफाई कीजिए और फिर एक एक के बारे में 3-3 4-4 विशेषताएं बता दीजिए। ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक। इधर आप देखोगे तो भारत के उत्तरी मैदान की प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड बड़ा आसान सवाल है। उत्तरी मैदान की भौगोलिक विशेषताएं पूछ ली आपसे। अब ध्यान, यहां पर आपसे उत्तरी मैदान की उसने भौगोलिक, यहां पर लिखा है उसने भौगोलिक, तो भौगोलिक में आप क्या बताएंगे, भौगोलिक में पहले तो आप बताएंगे सबसे पहली चीज की उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ और निर्माण की इसकी प्रक्रिया क्या थी। नंबर एक बात, सुन रहे हैं बात क्या। और दूसरा आप क्या बताइएगा, निर्माण बताने के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आप बताएंगे, निर्माण बताने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात अब आप बताएंगे इसका भौगोलिक विशेषताएं। तो भौगोलिक विशेषताओं को डिस्कस करने से पहले आप एक बार विभाजन बता दीजिए, ठीक। विभाजन में सबसे पहले क्या है, भाबर है, तराई है, बांगर है और चौथा खादर है और पांचवा लास्ट में यही मैदान बनाते हैं डेल्टा। डेल्टा तो आपको क्या करना है, भाबर, तराई, बांगर और खादर, इन सब की भौगोलिक विशेषता, भाबर के बारे में 3-4 पॉइंट, तराई के बारे में, बांगर के बारे में, उसके बाद खादर के बारे में। क्या सर डायग्राम बनेगा, हाँ जी बिल्कुल डायग्राम बनेगा। इसमें आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो फिर एग्जामिनर नंबर काटेगा। और ज्योग्राफी अगर आप बिना डायग्राम के एक्सप्लेन करने का प्रयास करो वो एकदम सही तरीका नहीं, वो ज्योग्राफी के साथ जस्टिस नहीं, वो ज्योग्राफी के साथ न्यायोचित नहीं है। तो आप पूरा यहाँ पर बनाइए, उत्तर भारत के विशाल मैदान को दर्शाइए ये पूरा, और इसको फिर आप बताइए, है ना। या आप इसको ऐसे ही बता सकते हैं कि भाई देखो ये शिवालिक का गिरिपाद है, यहाँ पर ये भाबर है, भाबर के बाद तराई है, तराई के बाद ये बांगर वाला हिस्सा है और ये उसके बाद ये खादर वाला हिस्सा है, ठीक। मुझे लग रहा है ये आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, प्रमुख पहाड़ियां, पठार, नदियां, झीलें, विवर्तनिक झीलों का निर्माण कैसे होता है। तो केवल ये नहीं बताना आपको विवर्तनिक झीलों का निर्माण कैसे होता है, आप केवल ये बता के अपने बात अपना आगे नहीं बढ़ सकते कि विवर्तनिक झीलों का निर्माण कैसे होता है। विवर्तनिक झीलों का निर्माण तो बताना ही बताना है, ठीक है, लेकिन निर्माण के साथ साथ आपको उसके एग्जाम्पल जरूर बताने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो एग्जाम्पल है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि विवर्तनिक झीलों का निर्माण कैसे होता है। कैसे तो नहीं बता पाएंगे आप कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप एग्जाम्पल मुझे जरूर बता दीजिएगा। 2023 में ही ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, टेक्टोनिक लेक्स, समझ रहे हैं बात। और उधर जागृत ज्वालामुखी के 3 उदाहरण जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं। हाँ, ऐसे तो मैं आपको बता दूं कि जागृत ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो जैसे स्ट्रोम्बोली है, माउंट एटना सिसली है, ये सब एक्टिव वॉल्केनोज के एग्जांपल है। भारत की बात करें तो बैरन आइलैंड, जो बैरन ज्वालामुखी, वो भी एक्टिव वॉल्केनो का, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है बिकॉज 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, अब आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा, 1, 2, 3 मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, वो बता सकते हैं। बराक नदी भारत के किन 2 राज्यों की प्रमुख नदी है, 2021 में पूछा गया है।
बराक नदी। तो इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप किन दो राज्यों की प्रमुख नदी है। बराक नदी किन दो राज्यों की प्रमुख नदी है वो बताने से पहले आप बराक का उद्गम अगर आपको पता है तो ये बताइए। और आपको पता है कि बराक जो है किसी की तो सहायक नदी है, तो एक उद्गम, दूसरा वो किसकी सहायक नदी है, ठीक है, और तीसरा अब आपसे पूछा राज्य, तो राज्य बता दीजिए, ठीक है। कुछ याद आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत, सूरमा, कुछ याद कर पा रहे हैं? वही है, मैंने आपको हिंट दिया है, इस क्वेश्चन को जरूर अटेंड कीजिएगा। लेकिन केवल किन दो राज्यों में नहीं बताना है, उद्गम यदि पता है तो बताइए, गलत मत करके आ जाइएगा, लेकिन इतना तो पता होगा ना किसकी सहायक नदी है ये, और फिर ये भी पता है फिर किन राज्यों में प्रभावित हो रही है, तो जरूर बताइए इसको। 3 मार्कर में ऐसा नहीं करना है कि उसने केवल इंफॉर्मेशन पूछी, आपने एक शब्द में, 2 शब्द में, 4 शब्द में वही इंफॉर्मेशन ले दी और आप बढ़ गए आगे, आपको लग रहा पूरे नंबर मिल जाएंगे, नहीं। उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो जरूर दीजिए। चिनाब नदी की 3 प्रमुख सहायक नदियां बताइए। ठीक है सर, हम 3 प्रमुख सहायक नदियां बता देंगे, लेकिन क्या 3 प्रमुख केवल सहायक नदियों बताने से आपको नंबर मिल जाएगा क्या? चिनाब की नहीं मिलेगा नंबर। तो आपको क्या करना है, चिनाब का उद्गम, ठीक, चिनाब का उद्गम बताइए, और दूसरा चिनाब की फिर आप बता दीजिए सहायक नदियां, और फिर आखिरी बता दीजिए कि भैया ये जो चिनाब नदी है जाके फाइनली किसमें मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, पंचनद। तो हम सहायक नदियां बताएंगे। और मुझे एक बात ये भी आप बताइए, क्या इतनी सी बात लिखने में आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा? नो, इट विल नॉट टेक मोर देन अ मिनट, इट विल नॉट टेक मोर देन अ मिनट। सो बेटर टू राइट द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर एंड ऑल्सो कहां जाकर मर्ज हो रही है वो भी बताइए, एंड देन ट्रिब्यूटरीज तो आप खैर बताएंगे ही बताएंगे। समझ रहे हैं बात क्या? मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में हाँ ये सहायक नदी है बता दी, मैं आगे बढ़ गया। अरे ये तो तुमको भी पता है भाई, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि चेनाब की सहायक नदी है। लेकिन मेरा इस सेशन को लेने का होल सोल पर्पज ये है कि आप ये समझें कि आंसर 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर लिखना कैसे है। स्पेशली 2 मार्कर में क्या, स्पेशली 2 मार्कर में कौन से हम 2 से 3 अलग अलग डायमेंशंस लिखें जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स फेच कर सके। आप केवल सहायक नदियां पूछिए उसने और आप केवल सहायक नदियां लिख के आ जाएंगे, यू विल नॉट गेट, I don't think so that you will get 2 marks, 2 out of 2। आपके आगे पीछे की जो अदर कॉपीज हैं उनमें बच्चों ने ट्रिब्यूटरीज के अलावा ओरिजिन और उसका मुहाना भी बताया है, तो उनको तो एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मतलब इट इज टोटली अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द एग्जामिनर कि हाउ मच मार्क्स ही इज गिविंग यू इन दैट 2 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी? 7 नंबर, पश्चिमी घाट पर्वत। तो डायग्राम बनाइए, ये वेस्टर्न घाट माउंटेन है, और वेस्टर्न घाट माउंटेन से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, सबसे पहले तो आप बताएंगे सर कि यहां से निकलने वाली नदी में गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये 3 तो प्रमुख नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ध्यान रखिएगा, नर्मदा ताप्ती मत बता दीजिएगा, नर्मदा ताप्ती तो गिरती हैं इस तरफ आकर। तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इसको छोटी छोटी नदियों में मांडवी जुआरी है, भरत पूजा पेरियार है, शरावती, नेत्रावती है, ये नदियां भी बता सकते हैं आप। शरावती, नेत्रावती कर्नाटक में है, मांडवी जुआरी गोवा में है, और भरत पूजा पेरियार ये दोनों नदियां कहाँ हैं? ये दोनों केरला में, मालाबार तट। क्लियर बात? तो एक एक लाइन में आप इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी? ताप्ती नदी का विवरण दीजिए। तो विवरण में क्या दोगे तुम 7 नंबर में? ताप्ती नदी के विवरण में क्या दोगे? तो ताप्ती नदी का विवरण में सबसे पहले आप बताएंगे सर उद्गम, नंबर 1, दूसरा सहायक नदियां, दूसरा उसकी आप बताएंगे सहायक नदियां, तीसरा ताप्ती नदी पर परियोजना, जैसे मान लो उकाई परियोजना बनी है तो उस पर जो परियोजना बनी है वो आप परियोजना बता दीजिए। फिर वो नदी फाइनली कहां पर जाकर उसका मुहाना कहां पर है, कहां पर जाकर वो रिवर ड्रेन हो रही है वो बता दीजिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जहां पर वो ड्रेन हो रही हो वो बता दीजिए। तो नदी का विवरण आपको देना है, ताप्ती नदी का विवरण, ठीक। और अगर आपने ये बता दिया कि इस नदी का जो विस्तार है, अगर आपको लंबाई पता है
तो आप बता दीजिए इतने किलोमीटर की लंबाई है सर, ये नदी इतने राज्यों से प्रवाहित हो रही है, तो और वेल एंड गुड हो जाएगा। अरल सागर को मरती हुई लवड़ी झील क्यों कहते हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। डेड सी, मरती हुई लवड़ी झील क्यों कहा जाता है अरल सी को? ये अब आपके सिलेबस में। लूनी नदी का संक्षिप्त विवरण करें। अरे लूनी खुद ही संक्षिप्त, तो उसका क्या संक्षिप्त विवरण करेंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है लूनी की, लूनी एक अंतः स्थलीय अफवाह है। अजमेर के पास में अना सागर झील है, वहां से लूनी नदी ओरिजिनेट होती है, ठीक है, और कच्छ के रन में आकर विलीन हो जाती है। लेकिन फिर भी चैलेंज ये है कि आपको इस 7 मार्कर के क्वेश्चन में आपको 60 वर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं। तो ओरिजिन ट्रिब्यूटरीज कहां जाकर ड्रेन हो रही है, अंतः स्थलीय अपवाह क्यों कहते हैं, ये सब बातें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। फिर नदियों में हम देखें अगर 2 मार्कर से और 10 मार्कर से, हिमालय के अपवाह तंत्र की विवेचना कीजिए। अब देखिए हिमालय के अपवाह तंत्र की बात हो रही है, तो उसने क्वेश्चन पूछा हिमालय का अपवाह तंत्र। अब हिमालय के अपवाह तंत्र में सबसे पहले तो आप शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत करेंगे आप हिमालयी अपवाह तंत्र की कुछ 4-5 विशेषताएं। सदा नीरा नदी हैं, पर्वतीय ढाल से प्रवाहित होती हैं, अपर्दन करती हैं, गौर्ज भी आकार की घाटियां और राफ्ट इन सब का निर्माण करती हैं, है ना, हिमानी युक्त झीलें हैं, तभी तो सदा नीरा है। ये सब बताइएगा। मतलब हिमालय के अपवाह तंत्र की विवेचना पूरी करनी है तो आपको 3 से 4 लाइन में तो इसकी विशेषताएं बताइए आप पहले, ठीक। विशेषताओं को बताने के बाद आप आ जाइए इसका विभाजन, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यही 3 प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद तो बाकी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इन सब के बारे में शॉर्ट में, क्योंकि ध्यान रखना है। अब देखो 200 वर्ड्स का क्वेश्चन लिखना बहुत सारा, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है, सबसे बड़ा चैलेंज एक तो ये है कि 200 वर्ड्स का क्वेश्चन लिखना बहुत सारा है। और इधर में तुम देखोगे ये क्वेश्चन 7 मार्कर क्वेश्चन, और 7 मार्कर का क्वेश्चन में लिखना बहुत कम है, 60 वर्ड्स इसमें लिखना में पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे। जबकि आप इधर देखोगे तो यहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट लिखना है, लेकिन आपके पास मतलब इसमें तुम 500 वर्ड्स में भी अपना आंसर लिख सकते हो, 500 वर्ड्स में भी तुम अपना आंसर लिख सकते हो, बट यहां पर लिखना कितना है 200 शब्दों में। मतलब यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ कंटेंट इन दिस क्वेश्चन, बट कलम रोकनी पड़ेगी। क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 200 शब्दों में जिसको मैं लिख दूं, क्योंकि डायग्राम भी बनाना है। और भारत में जल अपवाह प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। जल अपवाह के जो जो प्रतिरूप है, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, अरीय अपवाह प्रतिरूप जिसको हम अरीय अपवाह प्रतिरूप जिसको हम अपकेंद्रीय बोलते हैं, ऐसे ही अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, समानांतर अपवाह प्रतिरूप, आयताकार अपवाह प्रतिरूप, 6 अपवाह प्रतिरूप मैंने आपको बता दी, सबका डायग्राम और उन सबके बारे में 3-4 विशेषताएं अनिवार्य रूप से बताइए। इज इट क्लियर टू यू? है ना। तो ऐसे ही भारत में मिट्टियां आपसे पूछा, जैसे आप देखोगे 2 मार्कर क्वेश्चन इसमें आप देखो तो 2 मार्कर क्वेश्चन में मिट्टियों से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्कर में, है ना। तो मुझे लगता है अब आप डील कर लेंगे भारत में काली मिट्टी वाले राज्य, कुल क्षेत्रफल का वर्णन कीजिए। आप स्टेट बताइए, है ना, काली मिट्टी कितने % भाग में फैली हुई है वो बताइए, ठीक है। और एक बात अपनी तरफ से बता, दो पूछ रहा है, 2 बातें तो पूछ ही रहा है, एक बात अपनी तरफ से बता दीजिए कि ये रेगुर मृदा है, ठीक है, और अनाच्छादन से, बेसोल्टिक मैग्मा के अनाच्छादन से निर्मित है, दैट्स इट, ठीक है। काली मिट्टी में कौन से खनिज तत्व होते हैं? आसान है खनिज। अब लेकिन इसमें कौन से खनिज है तो आप बता देंगे, ठीक है, कौन से खनिज है ये तो आप बता देंगे, लेकिन और ये भी बता देंगे काली मिट्टी का रंग काला क्यों है, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण उसका रंग काला है। लेकिन आप इसमें ये भी बता दीजिएगा स्वतः जोत की मृदा है, काली कपासी मृदा कपास के लिए उपयुक्त है, ये सब भी बता। करेवा मिट्टी क्या है? जम्मू कश्मीर में सेफ्रॉन के लिए भारत के किस भाग में है? दोनों बातें आप बता दी। करेवा मिट्टी क्या है, किस भाग में है, ये आपने बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से मिट्टी से एक जैसे 7 मार्कर क्वेश्चन, लाल पीली मिट्टियों की क्या विशेषताएं हैं, 3 लाल के बारे में बताइए, 3 पीले के बारे में बताइए। भारत में मिट्टियों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? अब देखो 7 नंबर में है, कंटेंट आपके पास बहुत सारा है। कायदे से इस क्वेश्चन को अगर 10 नंबर पूछता तो बहुत अच्छे से बता लेते, लेकिन पूछा ही 7 में है। तो आप बता दीजिएगा भारत में मिट्टी के जो 8 प्रकार हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के अनुसार, वो बता दीजिए। और हर के बारे में अगर एक एक बात भी अगर आप बता दें हर मिट्टी के बारे में तो ज्यादा
बेहतर होगा। लेटराइट मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, सबसे बड़ी बात है लेटराइट मिट्टी कैसे बनती है। तो लेटराइट मिट्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो निक्षालन, निक्षालन से। समझ में आ रही बात क्या? निक्षालन की जो प्रक्रिया है, उस निक्षालन की प्रक्रिया से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। फिर उसमें बताइए लेटराइट मिट्टी में कौन से खनिज है, अम्लीय है या क्षारीय है। लेटराइट मिट्टी जो है बागवानी फसलों की बहुत उपयोगी है, फसलों के लिए उपयोगी, ये सब बातें आप इसमें एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आप, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ये पीडीएफ आपको दृष्टि का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी, जिसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनको जरूर आप दोस्तों फॉलो कीजिए, ठीक है। और मतलब कुल मिला के मैंने आपको एक आंसर, कैसे बेहतर एक आंसर लिखना है उसकी मैंने आपको एक तरीका बताया, 10 मार्कर क्वेश्चन, 7 मार्कर क्वेश्चन और 2 मार्कर क्वेश्चन का। चलिए, आई होप ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार की एमपीपीएससी मेंस के लिए कुछ और वीडियोस अगर लेके आऊं तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।